जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थशास्त्र में, जिसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी में 4-5 चीज़ें हैं जिसको बहुत अति आवश्यक है आपको जानना। दोस्तों, अगर वो चीज़ जान लेंगे आपको तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रेट्स बढ़ता और घटता क्यों है। ठीक है ना। आइए हम बात करने जा रहे हैं, बिना कुछ समय गवाए हम पहले बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मौद्रिक नीति होता क्या है? देखिए दोस्तों, जब कभी बाजार में महंगाई या मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरबीआई इसकी समीक्षा करता है। क्या होता है? महंगाई या मंदी। हर 2 महीने पे आरबीआई मौद्रिक यानी समीक्षा करता है किसकी? बाजारों की। कैसे? जैसे समझिएगा कि महंगा है तो हम उसको रेट्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो लोन सस्ते देंगे बैंक, और इस तरीके से वो मतलब कम बेसी करके किसी तरीके से उसको मैनेज करता है। कैसे करेगा? देखिए, जब बाजार में महंगाई या मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरबीआई इसकी समीक्षा करता है। इसके तहत विभिन्न रेट्स को बढ़ाया या घटाया जाता है। अब विभिन्न रेट्स के बारे में बात कहा गया है, तो विभिन्न रेट्स क्या हैं? जैसे बैंक दर, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर तथा एसएलआर। दोस्तों, इन सबको बढ़ाने घटाने में आरबीआई के बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बैंक दर कौन लागू करता है, रेपो रेट्स कौन लगाता है, रिवर्स रेपो रेट कौन लगाता है, या क्या कहा जाता है, किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट को मैनेज किया जाता है। इस तरीके से प्रश्न कई बार आते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो आरबीआई ने जो समीक्षा करता है, आरबीआई समीक्षा करने के बाद विभिन्न रेट्स को बढ़ाया घटाया जाता है। उन रेट्स में सबसे पहले चलेंगे हम बैंक रेट्स के बारे में। दोस्तों, बैंक रेट्स कहते किसे हैं? बैंक रेट यानी बैंक दर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जब कभी आरबीआई, अब बात समझिएगा, मान लिया ये आरबीआई है, मान लिया ये क्या है? आरबीआई। अब इसके तहत जितने भी बैंकें हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंतर्गत। किसके? आरबीआई। यानी सबका, चाहे वो प्राइवेट का बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, सबको डील कौन करता है? आरबीआई डील करता है। उनकी निगरानी कौन करता है? आरबीआई। मान लिया ये सब बैंक हो गए, ये सब कौन है? बैंक। मान लिया पीएनबी, ओबीसी, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यहाँ पे इंडसइंड, ऐसे समझिए, इंडसइंड बैंक। अब ये सब बैंक हो गए दोस्तों। अब क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई क्या करेगा? यानी आरबीआई जिस दर पर अन्य व्यापारिक बैंकों को कर्ज प्रदान करता है, जिस दर पर आरबीआई, यानी ये आरबीआई इन लोगों को कर्ज प्रदान करता है जिस दर पर, उसे उस दर को क्या बोले? यानी आरबीआई किसको देगा? बैंकों को देगा। जिस दर पर इनको कर्ज देगा उस दर को हम क्या बोलते हैं? उस दर क्या बोलते हैं? बैंक दर। उसे क्या बोलेंगे? बैंक दर। तो दोस्तों, यही वो बात कहा जा रहा है, जिस सामान्य ब्याज दर पर आरबीआई अन्य व्यापारिक बैंकों को कर्ज प्रदान करता है उसे, उस दर को बैंक दर कहा जाता है। यानी उस दर को बैंक दर कहते हैं। बात समझिएगा, आरबीआई कर्ज देता है किसको? अन्य व्यापारिक बैंकों को, जिस दर पर, उसे हम बोलते हैं बैंक दर। सही से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, खाली समझना काफ़ी है। यानी बड़ी जो सबसे भारत मतलब केंद्रीय बैंक जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, वो सभी बैंकों को कर्ज देता है जिस दर पर, उसे हम बैंक दर कहते हैं। अपनी भाषा में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसे आप अपने कह लिया करिए अपने मन से। जैसे कि अन्य व्यापारिक बैंक जिस दर पर आरबीआई से कर्ज लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक दर कहते हैं। या आरबीआई जिस दर पर कर्ज देता है अन्य व्यापारिक बैंकों को, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। आइए बात करते हैं आप रेपो रेट के बारे में। रेपो दर क्या होता है दोस्तों? रेपो रेट बैंकों के अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कभी कभी बैंकों को, इन छोटे छोटे बैंकों, ये क्या होता है, इन लोगों को कभी कभी अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। जब पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या करते हैं? ये लोन लेते हैं, यानी नकदी लेते हैं, उधार लेते हैं। किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई हर 2 महीने में जो समीक्षा करता है, समीक्षा करने के बाद वो क्या करता है कि एक दर निर्धारित करता है कि देखो भाई, अब रेपो रेट इतना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट इतना रहेगा, एसएलआर इतना रहेगा, सीआरआर इतना रहेगा। तो यानी जब निर्धारित हो जाता है उसी दर पर इनको क्या करते हैं? अल्पकालिक, यानी कुछ समय के लिए इनको कर्ज प्रदान करता है। किसको? इन व्यापारिक बैंकों को इनको कर्ज प्रदान करता है। ऐसे समझिएगा, ये तो दे रहा है ना, ये कर्ज प्रदान करेगा किसको? इनको, इन व्यापारिक बैंकों को। लेकिन याद रखिएगा, आप सोचते होंगे कि सर बैंक दर और रेपो दर में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क इतना है, ये दीर्घकालिक होता है, ये अल्पकालिक होता है। ये दीर्घकालिक है लंबे समय के लिए, ये कम समय के लिए है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेपो दर। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो दर।
ये जस्ट रेपो रेट का उल्टा होता है, रेपो दर का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अल्पकालिक अवधि के लिए यानी कम समय के लिए, जैसे ही आरबीआई को पता चला कि यार हमने इन लोगों को रेपो दर पर कम ब्याज पर पैसे देना शुरू कर दिया, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में हल्ला मचा दिए हैं, यानी 4% 5% 6% पर होम लोन दे रहे हैं, कार लोन दे रहे हैं, बाइक लोन दे रहे हैं, यानी लोन देना शुरू कर दिए लोग। तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में इनसे पैसे लेंगे, लेने के बाद इन्वेस्ट करेंगे और कार खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो क्या होगा, वो जिस चीज़ की हम डिमांड बढ़ाते हैं, जिस चीज़ की हम मांग बढ़ती है ना, वो महंगी हो जाती है ऑटोमेटिक, और जिसकी मांग नहीं बढ़ती वो हमेशा सस्ती हो जाती है। सोना चांदी को अगर बात करें तो उसको छोड़कर, उनकी तो डिमांड बढ़ी रहती है लेकिन फिर भी वो सस्ती नहीं होती ना, तो महंगा होता है। अब बात समझिएगा, अब बात कर रहे हैं अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई अन्य व्यापारिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है, नकदी प्राप्त यानी कैश लेता है, उधार लेता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। यानी इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा था कि ये बैंक जो है इनसे ले रहा था आरबीआई से, लेकिन अब यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या कौन ले रहा है, यहाँ सभी बैंक के आरबीआई से कर्ज ले रहे हैं, यानी क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं या नकदी ले रहे हैं, कौन, आरबीआई ले रहा है। तो इस दर को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, अब याद रखिएगा रेपो दर हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, रिवर्स रेपो दर 0.5 या 0.25 इससे थोड़ा सा कम ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब कभी कोई बैंक आदमी खोलता है, यानी अगर मेरा मन हुआ कि हम एक बैंक खोलें, तो बैंक मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया उसकी पूंजी है, कितना दोस्तों, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपया, ऐसे समझिएगा 10,000 करोड़ रुपया उसकी कुल पूंजी है। तो दोस्तों जब 10,000 करोड़ रुपया पूंजी है तो आरबीआई कहता है कि यार एक काम करो ना, आप मेरे को कुछ पैसे दो, यानी कुछ कैश रखो मेरे पास। हम पूछेंगे क्यों आपके पास रखें, तो वो कहेगा इसलिए रखना पड़ेगा आपको, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप कभी मान लो कुछ हो जाता है, या फिर आपकी सिक्योरिटी क्या है, आपकी सिक्योरिटी क्या है आप ये बताइए। तो हम कहेंगे अच्छा कितना रखना पड़ेगा, तब वो कहेगा कि यार एक नियम है, यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो के तहत जितना सारे बैंक रखते हैं उतना आपको भी रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि, यानी बात समझिएगा, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का यानी हमारी जितनी पूंजी है, मान लिया हमारी पूंजी 10,000 करोड़ है, 1 2 3 4 5, क्या दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5, यानी कि 10,000 करोड़ रुपया। अब दोस्तों 10,000 करोड़ रुपया मेरी कुल पूंजी है बैंक की, तो अब इसमें से हम कितना देंगे आरबीआई को, जब हम आरबीआई को देने की बात आएगा तो हम उसको देंगे 400 करोड़ रुपया, यानी हम 400 करोड़ रुपया वहाँ रखना पड़ेगा। कहाँ पर, 400 करोड़ रुपया हमें आरबीआई को देना पड़ेगा। तो इसमें आया जो 9,600 करोड़ रुपया, इसको हम खर्च कर सकते हैं, 9,600 करोड़ रुपया आया है ना, इसको हम खर्च कर सकते हैं, इसको नहीं, ये हम सीधा आरबीआई को जमा कर देंगे। आरबीआई क्यों लेती है भाई, आरबीआई क्यों लेता है, आरबीआई इसलिए लेता है कभी विपरीत परिस्थितियों में हमें ये काम देगा, या हम मतलब ये बैंक अगर है वो भाग जाती है या बैंक डूब जाता है, तो कौन इसको सर्वे करता कौन होता है, यही होता है, यानी आरबीआई। बात समझिएगा। अब बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यानी वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, किसी जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंकों को अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, तो उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अब बात समझ में आ गया होगा दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर आरबीआई के पास रखना पड़ रहा था, लेकिन यहां पे अब क्या करेंगे, बैंकों को अपने पास रखना होगा। रोजाना जब बैंक बंद होने वाला रहता तो आपको पता होगा कि अंदर से जब आप कभी जाते हैं तो पता चलता है नहीं अभी काम हो रहा है, अंदर ऑफिस में काम हो रहा है लेकिन बैंक बंद हो गया है, आपको ये पता चलता है ना कि बैंक बंद हो गया है। दोस्तों काम क्या होता रहता, काम यही होता रहता है कि दिन भर की समीक्षा किया जाता है कि कितने पैसे आए कितने गए, जितने आते हैं उसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी एसएलआर में रख दिया जाता है। कहने का मतलब सपोज दैट अगर आज 20% एसएलआर है, 20% एसएलआर है, तब 9,600 करोड़ रुपए का 20% कितना हो जाएगा, ऐसे अंदाजा लगा लिए। यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 9 18 19, यानी अब कहा जाए तो 196 करोड़ रुपया, नहीं हाँ 196 करोड़ रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। इतना पैसा हमें अपने पास रखना पड़ेगा और बाकी सारे पैसे कहाँ रखना पड़ेगा, उसको हम अपने यूज़ के लिए कर सकते हैं। यानी 400 करोड़ रुपया ये और प्लस 196 करोड़ रुपया ये,
ये सब क्या करेंगे, हमको रखना पड़ेगा अपने पास, उसके बाद हम जमा कर देंगे कहाँ पर, फिर हम उसको जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसी दर को बोलते हैं SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। बात समझिए, एक बार मोटी मोटा भाषा हम फिर से बता दे रहे हैं। जिस सामान्य ब्याज दर पर RBI अन्य व्यापारिक बैंकों को कर्ज प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं बैंक दर। RBI व्यापारी बैंकों को कर्ज देता है। उसके बाद रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं कम समय के लिए जब RBI अन्य व्यापारिक बैंकों को कर्ज देता है तो उसे हम बोलते हैं रेपो दर। और जस्ट इसका उल्टा है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर RBI अन्य व्यापारिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। CRR, बैंक अपने पास पूंजी रखती है नहीं, बैंक अपने पास नहीं रखता है, बल्कि वो 4% या 5% जो भी परसेंट होता है वो क्या करता है, वो कैश के रूप में, जमा के रूप में, नकद के रूप में किसके पास रखता है, RBI के पास। जब RBI के पास रखता है तो उसी को हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात में क्या होता है कि वो पूंजी अपने पास रखता है, कौन, बैंक। ऐसे समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब इतना समझ में आ गया ना, तो अब मौद्रिक तथ्य में हम समझाने जा रहे हैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। उसी में हम आपको समझाएंगे इवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन तथा डिमोनेटाइजेशन। आइए दोस्तों हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन। दोस्तों अभी तक जब आपने ये समझा कि मैंने ये कहा था मौद्रिक समीक्षा में यानी मौद्रिक नीति में हमने क्या बताया आपको कि जब कभी मार्केट में वस्तुओं की कीमत बढ़ने या घटने की स्थिति होती है तो RBI इसकी समीक्षा करता है। RBI समीक्षा करता है तो उसके तहत विभिन्न रेट्स को बढ़ाया घटाया जाता है। तो आइए जरा सा जो रेट बढ़ता घटता है उसे हम कहते क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे आपने सुना होगा मुद्रास्फीति के बारे में यानी इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं की कीमत बढ़ने तथा मुद्रा का मूल्य घटने की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिएगा दोस्तों। अब बात समझ में आ रहा है आपको कि हमने ये कहा कि मुद्रा की मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ने तथा मुद्रा का मूल्य घटने, जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों जब कभी वस्तुओं की कीमत बढ़ती है ना, जब कभी दाम बढ़ जाता है, जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास ये मार्कर है, अगर आज से 25 साल पहले हमने इसको 5 रुपये में खरीदते थे, लेकिन आज इसका दाम हो गया 25 रुपया, तो दोस्तों आप बताइए कि इसका दाम बढ़ा यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी मार्केट की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर मुद्रा की वैल्यू की बात करें तो कम हो गई। क्यों? क्योंकि हम जहां 5 रुपये में इसको खरीद रहे थे अब हमको 25 रुपया देना पड़ रहा है, यानी 5 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो यानी अब इसी कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करती है, उसकी जगह पर डिफ्लेशन, एक डिफ्लेशन होता है जिसमें सेवाओं का मूल्य घटता है तो मुद्रा का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है अभी हम बताते हैं। अब बात समझिए, पहले बात मुद्रास्फीति कहते किसे, सिंपल सी बात समझिएगा, यानी महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। कुछ मत सोचिए मुद्रास्फीति, आप इतना कंफ्यूज मत होइए, यही समझिए कि महंगाई को ही मुद्रास्फीति। महंगाई कब होता है दोस्तों, जब कभी मार्केट में चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, वस्तुओं का रेट बढ़ जाता है, सेवाओं का रेट बढ़ जाता है। वस्तु एवं सेवाओं का मतलब होता है वस्तु जो हमें सेवा देती है, यानी हर वो चीज़, हर वो वस्तु जो हमें सेवा देती है, कोई भी चीज़ हो। मेरा चश्मा हमको सेवा दे रहा है, मेरा घड़ी मेरे सेवा दे रही है, ये मार्कर सेवा दे रही है, बोर्ड सेवा दे रही है ना दोस्तों। तो यानी उन सब का जब रेट बढ़ जाता है तो उसी को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो 2 लाइन में आपने लिखिएगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ने तथा मुद्रा का मूल्य घटने की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बात करते हैं डिफ्लेशन यानी मुद्रा अवस्फीति के बारे में। दोस्तों मुद्रा अवस्फीति किसे कहते हैं, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य घटता है, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य घटता है, इसका मूल्य घट जाएगा तो जाहिर सी बात है जो हमें 25 रुपये मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, 5 रुपये में खरीद लेंगे। तो यानी हमारी मुद्रा मजबूत हुई है, हमारे पैसे क्या हुए, मजबूत हो गए हैं, मुद्रा हमारी मजबूत हो गई है। यानी अभी इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे। देखिए जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य घटता है तब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति को मुद्रा संकुचन भी कहते हैं, यानी मुद्रा सिकुड़ गया, मुद्रा कम हो गया, यानी कम मुद्रा में हम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। जब प्याज का दाम 160 रुपये किलो, 120 रुपये किलो हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि मुद्रा कमज़ोर हुआ कि मुद्रा महंगी हुई है, यानी मुद्रा मजबूत हुई है। दोस्तों मुद्रा मजबूत नहीं हुई है बल्कि प्याज मजबूत हो गई है। यानी प्याज मजबूत कैसे हो गया है, क्योंकि हम 1 किलो प्याज जहां 20 रुपये में खरीदते हैं वहां हमको पे करना पड़ा 120 रुपया, यानी मुद्रा का प्याज का दाम बढ़ गया, यानी वो वस्तु का दाम बढ़ गया है और मुद्रा का वैल्यू घट गया है। तो इस स्थिति को तो मुद्रास्फीति कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्याज का दाम 1.5 रुपये किलो हो जाए और हमारी मुद्रा यानी मजबूत हो गई, हमारे 1.5 रुपये में हमें 1 किलो प्याज मिल जा रहा है, ठीक है ना, वहां पर हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे।
अब बात करते हैं डीमोनिटाइजेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का विमुद्रीकरण, पैसे का विमुद्रीकरण, नोटों का विमुद्रीकरण। मुद्रा से क्या होता है? मुद्रा। अब बात समझिएगा इसमें सिंपल सी भाषा में, अगर ऐसे सोच रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा 8 नवंबर 2016 की बात, रात में 8 बजे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था देश को कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे, उसकी जगह पर नए नोट जारी किए जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन और क्यों होता है ये? दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ही किया है, पिछले बार के जो और हमारे प्रीवियस प्रधानमंत्री जी थे उन लोगों ने भी किया है, तीसरी बार ये किया गया है। क्यों किया जाता है बात समझिएगा। जब देश में दोस्तों लिख इसलिए दिया जाता है ताकि हमको लिखना ना पड़े और आप लोग स्क्रीनशॉट करके उतार लिया करें। उतारने से ये रहेगा ना कि आपको फिर दोबारा कभी पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर ना आगे, बल्कि आप इसको आप अपने नोट्स बनाए रहेंगे तो बार बार आप देखते रहेंगे। तो दोस्तों विमुद्रीकरण कहते किसे? जब देश में काले धन, यानी जब देश में काले धन, भ्रष्टाचार तथा जाली नोटों की समस्या बढ़ जाती है तो उसको समाप्त करके सरकारें क्या करती है? उस नोट को बंद करके उसकी जगह पर नई नोट छाप देती है। तो छाप देती है उसकी उसी स्थिति, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। क्यों दोस्तों? जैसे सपोज दैट नोट जब आने लगता है तो क्या होता है? उसकी वो काले धन के रूप में कब होता है? कि काला धन उसे कहते हैं जब उसके हम टैक्स वैट नहीं देते हैं। टैक्स नहीं दिया वो काला धन हो गया। हम लोग तो जो भी चीज़ सामान परचेज करते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं, चाहे माचिस ही क्यों ना हो। तो बात समझिएगा। अब यही काला धन क्या होता है? जो अंडर टेबल मनी होता है, घुसखोरी होता है, वही सब क्या होता है? वो काले धन होता है। तो उसको सरकार को तो हम दिखा नहीं सकते। जो घुसखोरी होता है, जो काला धन होता है, उसको सरकार को दिखाएंगे तो पकड़े में आ जाएगी, ये पैसा इतना आया कहाँ से आपके पास। तो लोग क्या करते हैं? इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ करते करते ये आर्थिक गतिविधियों में हमारे देश के लिए खतरा बन जाता है। कैसे बन जाता है? कि हम लड़कों को दे देंगे कि यार ऐसा करो, ये वाला काम कर दो, तुमको इतने करोड़ रुपया दिया जाएगा, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। यही काम करते करते आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ जाती है, यानी आतंकवादियों के पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप सोचिए 8 नवंबर 2016 को मान लिया हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमला करने वाले रहते हैं और उसी पैसे से लोग यहाँ भेजते हैं। भाई कोई पाकिस्तानी, कोई विदेशी जब आएगा हमारे देश में, बांग्लादेशी जब कोई आएगा हमारे देश में तो क्या करेगा? वो मुद्रा लेके आएगा ना इंडियन, तभी ना कहेगा भैया मुझे सामान दे दो, मुझे रेंट पर रहना या होटल में रहेगा। पता चला वो दूसरे देश का नोट दिखाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे यार कहाँ से आया, ये तो बांग्लादेश से आया है। तो यानी यार तुम तो इंडियन नोट लेके ना आया है, क्या बात है? तो कहेगा यार मुझे इंडियन नोट दे दो। नहीं, तो ऐसा नहीं होता, उसका एक्सचेंज होता है बॉर्डर पर ही। अब बात समझिएगा। अच्छा, जब नोटबंदी हुई तो क्या हुआ होगा? यानी हुआ क्या होगा? जितने भी ये टेररिस्ट अटैक होने वाले होंगे या जो देश में आके वो कुछ आत्मघाती हमला करने वाले रहते होंगे, उन लोगों के तो कमर टूट गए हैं। यार अब हम पैसे लाएं कहाँ से? नए पैसे हम कहाँ से लाएं? मेरे पास तो ATM कार्ड भी नहीं है, मेरे पास तो कैश मिला था, हमको 10 लाख 15 लाख रुपया मिला था। तो बात समझिएगा, यानी जब देश में काले धन, भ्रष्टाचार या जाली नोटों की समस्या, जब नोट आ जाता है मार्केट में तो बहुत ढेर सारे कई ऐसे लोग हैं जो जाली नोट बनाना शुरू कर देते हैं कि सेम वैसे ही बनाया जाए, उसी पैसे को हम प्रवाहित करेंगे और उसी के बाद हम आर्थिक गतिविधियों को खराब कर देंगे, देश की स्थिति को खराब कर देंगे। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकारें क्या करती हैं कि अपने समय समय पर उसको क्या करते हैं? विमुद्रीकरण किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा विधिवत। जब देश में काले धन, भ्रष्टाचार तथा जाली नोटों की समस्या बढ़ जाती है तो उसे समाप्त करने के लिए सरकारें पुराने नोटों को बंद करके उसकी जगह नई नोट छापती है, उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लिया आप, ठीक है। अब बात करते हैं अवमूल्यन। भारत में अब तक, अच्छा विमुद्रीकरण अब तक 3 बार किया गया दोस्तों। भारत में अब तक विमुद्रीकरण 3 बार किया गया है। एक बार 1946 में किया गया था, फिर 1978 में किया गया, तीसरी बार आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे। यानी 3 बार अब तक विमुद्रीकरण किया जा चुका है। अब बात करते हैं अवमूल्यन का, यानी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? दोस्तों विदेशी व्यापार में बढ़ावा देने के लिए जब सरकारें जानबूझकर अपने मुद्रा का वैल्यू घटा देती हैं, तो उसे हम अवमूल्यन कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लिया कि अगर मेरे पास कोई सामान है और वर्तमान उसका जो रेट है, मान लिया हमारे पास गेहूं है, हमने बहुत ढेर सारा गेहूं एक स्टॉक में रख लिया है, वर्तमान समय में उसका रेट कितना है? 10 रुपया है, 10 रुपये किलो। लेकिन कोई लेने आया तो हम कहेंगे नहीं यार 15 रुपये किलो देंगे, तो कहेगा अरे यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार। तो यानी अब इसमें अगर वो लेने के लिए राज़ी हो गया, उसने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा दे दिया हमको, तो उसने क्या किया? अपने मुद्रा का वैल्यू घटा दिया। उसने क्या किया? उस आदमी ने क्या किया? अपने मुद्रा का वैल्यू
घटा दिया। जब मुद्रा की वैल्यू घटा दिया तो उसी स्थिति को तो डिवैल्यूएशन बोला जाता है, अवमूल्यन कहा जाता है। यानी ये तो हमने एग्जांपल दिया आमने सामने की बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तभी ना आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है, रियाल कहाँ पहुँच गया है, दिरहम कहाँ पहुँच गया है, दिनार कहाँ पहुँच गया है। ऐसी स्थिति को डिवैल्यूएशन कहा जाता है। बात समझिएगा, किसे कहा जाता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देती है, अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देती है। मान ली कोई सामान हम नहीं देना चाह रहे, नहीं देंगे, वो कहेंगे चलो अच्छा 25 रुपये किलो ले लो, नहीं 30 रुपया, हम कहेंगे नहीं, कहेगा 50 रुपये किलो दे दो यार हमको, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, कहेगा अच्छा 100 रुपये किलो दे दोगे। अब वो क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है कि वो हमको हमारी चीज़ों को पाने के लिए अपने मुद्रा की वैल्यू घटाता चला जा रहा है। तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं अवमूल्यन। यानी किसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। भारत में अब तक कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। वर्ष 1949 में, यानी 19 सितंबर 1949 में, ये 1949 है दोस्तों, वर्ष 1949 में, 5 जून 1966, 1 जुलाई 1991, 3 बार अब तक अवमूल्यन किया जा चुका है। अब बात करते हैं अधिमूल्यन का, एप्रिसिएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अधिमूल्यन। दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट ये होता है, यानी इसका उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? जब विदेशी मुद्रा के सामने घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है, घरेलू मुद्रा का यानी हमारे मुद्रा का मूल्य। अमेरिका वाला कुछ व्यापार आयात निर्यात करना चाह रहा है, लेकिन हमने कहा ना इतने में नहीं देंगे, हम इतने में देंगे। वो कहेगा यार मजबूरी, चलो छाओ ठीक है इतने में ही देते, यानी कम ज़्यादा पैसे में हम मांग रहे हैं उससे, उसको देना चाह रहे हैं, वो मान जाएगा। तो यानी वहाँ पर क्या होगा, आप अधिमूल्यन क्या होगा। लेकिन अगर बात करें कि अब तक अधिमूल्यन कितनी बार किया गया, तो अभी तक भारत में एक बार भी अधिमूल्यन नहीं किया गया है। बात समझिएगा, ये छोटे मोटे रेट्स के 1 रुपया आधे पैसे का ये घटने बढ़ने को अधिमूल्यन नहीं कहा जाता है। अधिमूल्यन कहा जाता है ज़्यादा पैसों का। वो तो वरना तो आए दिन होता रहता है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। ज़्यादा रेट्स का जब घटाव या बढ़ाव किया जाता है तो उसी स्थिति को अवमूल्यन या अधिमूल्यन कहा जाता है। दोस्तों अभी जो मैंने मौद्रिक नीति पढ़ाया, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंतर्गत इतने प्रश्नों को अनिवार्य रूप से आना होता है। सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट। मुद्रास्फीति के बारे में पूछ लेता है, लेकिन हाँ विमुद्रीकरण के बारे में आप याद रखिएगा कि प्रीवियस में, यानी कि अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है, कि अभी हाल में, ऐसे पूछेगा अभी हाल में कब विमुद्रीकरण किया गया था। तो वर्ष 2016 ज़रूर आएगा, उसके बारे में आप नोट करिएगा और आप लोग इस तरीके से तैयारी करते रहिए। दोस्तों आने वाले डेज में लेखपाल और दरोगा की भर्ती आने वाली है, आप लोग खुश हो जाइए और तैयारी अभी से करते रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।